हेलो जेंजी। की हालचाल, मजे में हो ना वो सब। तो वेलकम टू माय चैनल। मैं काजल आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ केमिस्ट्री का क्लास 10th का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो ये सब जो ये चैप्टर जो है आप लोग जो है वो सोच रहे होंगे बहुत टफ है ये। इसमें इतनी सारी केमिकल रिएक्शन है, फिर उसमें इक्वेशन लिखनी पड़ेंगी। टफ है? टफ है नहीं, बिल्कुल टफ नहीं, बहुत आसान है, बहुत आसान चैप्टर है ये। तो आसान हम बना देंगे आपको, बहुत आसानी से मैं समझाऊंगी ये चैप्टर, और इजी वे में, और आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताऊंगी, और आप जो है ना इक्वेशन लिखना आपको बड़े ही आसानी से आ जाएगा। कितना भी एग्जाम में कोई भी इक्वेशन आए, कितनी भी बड़ी से बड़ी इक्वेशन आए, आप आराम से इजीली लिख लेंगे। बैलेंस करना वो भी आराम से कर लेंगे, वो भी इस चैप्टर के अंदर आएगा। तो बच्चे लोग डरते हैं इस चैप्टर से, क्योंकि ये थोड़ा सा खतरनाक चैप्टर है। इतना खतरनाक नहीं है, नाम है बस इसका खतरनाक। चलो बढ़ते हैं आगे। तो आज के इस जो है हमारे लेक्चर में क्या होगा, आज का हमारा गोल क्या है? आज का हमारा गोल होगा फिजिकल और केमिकल चेंज। हम पढ़ेंगे पहले फिजिकल और केमिकल चेंज, फिर पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन। जैसे कि इस चैप्टर का ही नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो भाई केमिकल रिएक्शन की बात ना हो, वो ना पढ़े, तो ऐसा कैसे हो सकता है ना? तो ये तो बहुत जरूरी है केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ाना। फिजिकल और केमिकल चेंज ये भी पढ़ेंगे, ये क्या होता है अभी पढ़ते हैं। अभी जब आऊंगी ना मैं, तब उसमें बताती हूँ क्या होता है। ये सिर्फ आज के लेक्चर के अंदर होगा, ये सारे पॉइंट्स। एक्टिविटीज कुछ हम इसमें एक्टिविटीज करेंगे। एक्टिविटीज से आप थोड़ा सा सोच रहे होगे ना कि एक्सपेरिमेंट टाइप, हाँ वही एक्सपेरिमेंट टाइप ही हम एक्टिविटीज करेंगे। ठीक है। हाउ टू रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम कि केमिकल रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक हर चीज का रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ना, तो यहाँ भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, तो वो सब हम पढ़ेंगे कैसे करते हैं। चलो, हाउ टू राइट, यही सब केमिकल रिएक्शन को कैसे लिखते हैं। नाउ लास्ट में पढ़ेंगे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये क्या होता है। ये बहुत छोटा सा है, और ये टॉपिक आपको इतने सारे लग रहे हैं, पर ये जो है ना बहुत ही सिंपल है। आधे घंटे में लेक्चर खत्म हो जाना है आज का। बहुत सिंपल है, पहला लेक्चर लेकर आई हूँ सिंपल वे में, सिंपल तरीके से। ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लाई, मैं आसानी से समझा दूंगी, तो जिससे आपको डर ना लगे। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा आज का चेंज। देखो, चेंज क्या है। चेंज नाम से तो आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ कुछ दिमाग में आ रहा होगा ना, कि चेंज, चेंज का मतलब जैसे कि क्या होता है, किसी चीज में बदलाव, यही तो होता है चेंज का मतलब। हाँ, तो जनरली यहाँ भी वही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, क्योंकि हम अगर मैथ्स पढ़ रहे होते हैं तो मैथ्स की लैंग्वेज में बात करते हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है भाई बच्चा लोग, जैन जी, हम लोग केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बात करेंगे। जैसे आजकल आ गई है ना, अब आपकी जेनजी की कितनी सारी क्या लैंग्वेज आ गई है, उसमें कितने सारे वर्ड्स आ गए हैं जेनजी के, उसका एक भी वर्ड्स मुझे नहीं पता। अगर आपको पता है ना, आपको तो सारे वर्ड्स पता होंगे जेनजी के, तो प्लीज मुझे जरा सिखाइएगा जेनजी के वर्ड्स, क्या क्या वर्ड्स हैं, एक एक करके वर्ड्स सब लोग कमेंट में बताइएगा मुझे, तो उससे मुझे भी सीखने को मिलेगा क्या क्या वर्ड्स हैं। मुझे एक भी वर्ड्स नहीं आते, कभी कोई कुछ बोलता है, कभी कोई कुछ बोलता है, समझ में नहीं आता ये कौन से वर्ड्स हैं, कौन सी लैंग्वेज आ गई है अब ये। ठीक है, चलो चलो अब कम टू द टॉपिक। ठीक है, अच्छा, अब आप देखो, कुछ चीज आप देखो, अगर आपने देखो कुकिंग ऑफ फूड, एक, हाँ, हैव यू एवर नोटिस, कुछ चीजों में कुक, जैसे कि घर पे मम्मी खाना बनाती हैं, मम्मी पापा या आप कोई भी, या आपकी सिस्टर कोई भी खाना बनाती है, डाइजेशन ऑफ फूड। ओके, फिर हो जाएगा फर्मेंटेशन ऑफ बैटर, मिल्क से कर्ड, combustion of fuel
इन आवर व्हीकल। ठीक है, तो इन सब में जो है ना, आप ये सब जो है डेली आपके डेली बेस में ये सारी चीजें आप देखते हो। ओके, तो इन सब में आपने कुछ कुछ तो चीजें देखो, कभी नोटिस किया है कि क्या है, जब आप खाना बनाते हो तो उसमें क्या चेंज होता है, डाइजेशन ऑफ फूड होता है तो भी उसमें कुछ होता है, मिल्क से कर्ड है जमाती है मम्मी, तो उसमें क्या होता है, फर्मेंटेशन ऑफ बैटर, फर्मेंटेशन ऑफ बैटर, जैसे इडली का बैटर फर्मेंट करने रखा है या ढोकले का बैटर रखा है, ऐसे भी बहुत सारे जो है चीजों के बैटर जो है फर्मेंट करने रखे जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, कंबस्टन ऑफ फ्यूल इन अवर व्हीकल। यहाँ पे तो इन सब चीजों में, ये तो जस्ट एक कुछ मैंने एग्जाम्पल लिए, तो इन सब चीजों में क्या हो रहा है, कुछ नोटिस करो, कुछ तो इसमें चेंज होता है ना। देखो भाई, मिल्क से कर्ड, तो क्या हो गया, ये चेंज हो गया ना। हाँ, अभी फर्मेंटेशन ऑफ बैटर वो भी चेंज हो गया। या और भी एग्जाम्पल मैं ले सकती हूँ कि अगर कोई एक एप्पल मैंने रखा है और वो सड़ गया एप्पल 4-5 दिन तक, तो वो सड़ गया, उसमें भी तो कुछ चेंज हुआ, हुआ ना। और सबसे बड़ा तो देखो, आप एक सोचो, जब आप छोटे, आप देखना अपने 10 साल पहले की पिक्चर और एक अभी की पिक्चर, तो उसमें क्या नजर आएगा आपको, क्या चीज नजर आएगी, सबसे बड़ा तो नजर आएगा आपको चेंज, पहले इतने से थे अब इतने बड़े हो गए। ठीक है, तो चेंज, तो सिमिलरली यहाँ भी जो है चेंज होता है। ठीक है, तो ये जो है, ये हमारे ये सब चीजें चेंज में आते हैं। अब ये चेंज क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं चेंज। चेंज क्या होते हैं, एक तो फिजिकल चेंज होगा, एक होगा केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है, देखो, फिजिकल, केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज दोनों बहुत सिंपल हैं। तो फिजिकल चेंज नाम से ही है, फिजिकल मतलब उनकी फिजिकल स्टेट में सिर्फ और सिर्फ चेंज होता है, केमिकल चेंज उसमें कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता। मतलब कि वो स्टेट जो है ना इसकी रिवर्सेबल होती है, अगर हमने उस एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट किया है तो वापस हम उसको पहले वाली स्टेट में ला सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फिजिकल चेंज आता है। फिजिकल चेंज में क्या होता है, इसमें क्या होता है फिजिकल चेंज में हमारा, इसमें जो होता है हमारा आइडेंटिटी इज मेंटेन्ड। एक तो हमारी आइडेंटिटी मेंटेन होती है, तो आइडेंटिटी जो मेंटेन होती है मतलब जो जैसी उसकी वो है प्रॉपर्टी, वो बाद में अगर हम चेंज कर रहे हैं तो वैसा ही रहता है। ओके, मतलब अगर मनोज है तो बाद में मनोज ही रहेगा, वो मनोज श्याम में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या, एक तो हमारा आइडेंटिटी उसका मेंटेन रहती है, फिर उसके बाद चेंज जो होता है इसमें, चेंज इज टेम्पररी। चेंज जो होता है टेम्परेरी होता है, इसको हम वापस उसमें जो पहला चीज है हमारा स्टेट, उसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल जैसे फ्रीजिंग, फ्रीजिंग, मेल्टिंग, और क्या होगा, फ्रीजिंग, मेल्टिंग, इससे कुछ समझ में आ रहा होगा ना आपको, जैसे कि क्या है हमारा आइस, चॉकलेट, चॉकलेट। ठीक है, तो ये फ्रीजिंग, मेल्टिंग और क्या है, बॉइलिंग, इस तरीके से ये सब चीजें जो है ना, ये देखो, फ्रीजिंग, मेल्टिंग, बॉइलिंग, इससे ये आप पहले पढ़ चुके हैं पहले की क्लास में। तो अब फ्रीजिंग करा हमने, किसको करा, वाटर को करा ना, फ्रीज किया तो उससे क्या हुआ, आइस में कन्वर्ट हुआ वो। हाँ, तो वो हमारा जो है वो प्रॉपर्टी उसका खाली फिजिकल स्टेट चेंज हुआ है, केमिकल स्टेट चेंज नहीं हुआ, केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, खाली और खाली उसकी सूरत चेंज हुई है। ठीक है, तो उसका जो बिहेवियर है वो चेंज नहीं हुआ। ओके, ऐसे ही जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया आइस, चॉकलेट, चॉकलेट को भी हम मेल्ट कर सकते हैं, वापस उसको फ्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए केमिकल चेंज में। केमिकल चेंज नाम से ही है, केमिकल मतलब जो फिजिकल चेंज था उसका जस्ट अपोजिट। तो जो जो आपने देखो फिजिकल चेंज में लिखे थे, इसका अपोजिट लिख दो। आइडेंटिटी जो है उसकी नहीं मेंटेन रहती, इसमें क्या है हमारी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी चेंज हो जाती है।
उसके बाद चेंज जो होता है परमानेंट होता है, चेंज इज परमानेंट। ठीक है, चेंज जो होता है हमारा परमानेंट होता है इसमें। तो इसमें केमिकल चेंज क्या हो जाएगा, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल आपने देखो क्या देखा है, अब घर का ही, घर में ही एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। जैसे आप कोई भी लोहे की कोई भी चीज ले लो, लोहे की चीज है, लोहे का तवा ले लिया, लोहे की नेल ले लिया, तो उसमें क्या होता है, जब वो वाटर के मॉइस्ट वाटर उसके उसमें मॉइस्चर के कम उसमें कांटेक्ट में आती है, आता है क्या, लोहा, तो वो क्या हो जाता है, उस पर रस्ट जम जाती है ना, रेड रेड कलर की लेयर जम जाती है, तो वो ही हमारा उसकी प्रॉपर्टी फिर चेंज हो जाती है, तो वो ही हमारा क्या है, केमिकल चेंज है। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन, फिर बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ पेपर। अगर आप पेपर को जलाओ तो क्या होगा, जल के क्या होगा, राख में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या वापस जो है हम उस पेपर को जो है, वो पहले पेपर था, ये पहले देखो, सपोज करो ये एक पहले पेपर है, अब इस पेपर को मैं पूरा जला दूं, जला के राख बन गया, राख बन के क्या होगा, ये राख बन के वापस जो है इसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, और वापस हमारा ये पेपर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। इस चीज से याद रखो। सिमिलरली ऐसे ही बर्निंग ऑफ वुड, वुड है तो वुड भी राख हो जाएगा, प्रॉपर्टी चेंज हो गया ना उसका, और इस राख से हम वापस वुड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो बस ऐसे याद रखो कि जो चीज से सूरत चेंज हो गई, एक चीज से दूसरी चीज की सूरत चेंज हो गई, और उसको वापस हम नहीं कन्वर्ट कर सकते, तो वो केमिकल चेंज है हमारा। ठीक है, इतना याद रखो। कोई भी एग्जाम्पल अगर एग्जाम में आए, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, कोई भी आपके एग्जाम्पल आ जाएंगे और उसमें बताया जाए, पूछा जाएगा कि केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आप सिर्फ वो उन एग्जाम्पल को पहले सोचना, कैसे, कि वो एग्जाम्पल को सोचना कि क्या भाई उस एग्जाम जो एग्जाम्पल आ रहा है भाई, उससे अगर मैं कन्वर्ट कर रहा हूं तो क्या वापस मेरा उसमें आ जाएगा, अगर नहीं आएगा तो हमारा केमिकल चेंज है, और तो आ जाएगा तो भाई फिजिकल चेंज है। ठीक है, आगे समझ में। चलो आगे कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल है देखो, यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, इसमें कलर चेंज कर लेती हूँ पहले मैं। ठीक है, इसमें देखो एक एग्जाम्पल है हमारा, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप का फर्मेंटेशन करना। तो ये बताओ, सोचो जल्दी जल्दी सोचो, और सोच के ना ये वीडियो पॉज करके फटाफट पहले आप इसका अपने से आंसर लिखो, फिर उसके बाद मेरे से मैच करना, वीडियो पॉज करके। ठीक है, और फिर बाद में मुझे कमेंट में बताना कि कितने लोगों के सही थे आंसर। ठीक है, चलो बढ़िया। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स जो है हमारा क्या होगा, केमिकल चेंज होगा, सी फॉर केमिकल चेंज। ठीक है, मैं ओनली सी लिखूंगी। नाउ बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता जरूर है, कई बहुत बारी आता है, मोस्टली आता है। ये बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है, ये हमारा केमिकल भी होगा और फिजिकल दोनों चेंज होंगे। कैसे, देखो जब हमारा कैंडल जो है ये जल रही है, तो यहाँ तो जो जल रही है ये इस क्या हो रहा है, कंबस्टन हो रहा है ना इसका, तो ये हमारा क्या होगा, फिजिकल चेंज होगा। और सॉरी सॉरी ये केमिकल चेंज होगा, क्या बोल रही हूँ मैं, ये केमिकल चेंज होगा। और ये जो वैक्स है, ये वैक्स है, जब ये हमारा मेल्ट होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये फिजिकल चेंज हो जाएगा। क्योंकि जब वैक्स मेल्ट हो रहा है तो उस मेल्ट को वापस आप उसको जो है ना कैंडल में कन्वर्ट कर सकते हो ना, कर सकते हो ना, तो इसीलिए ये हमारा फिजिकल चेंज होगा। और ये जो हमारा, ये हमारा जब हम इसको जलाते हैं कैंडल को, तो वो हमारा उसमें कम्बस्टन होता है, तो इसलिए ये हमारा केमिकल चेंज होगा। ठीक है, इसमें दोनों चेंजेस होते हैं, जो हमारी कैंडल होती है तो उसमें हमारे दोनों चेंज होते हैं, ये बात आप याद रखिएगा फॉर एवर तक के लिए, कॉम्पिटिशन में आते हैं ये क्वेश्चन। नाउ इवापोरेशन ऑफ एल्कोहल, इवापोरेशन ऑफ एल्कोहल जो है हमारा क्या है, ये हमारा फिजिकल चेंज है। ठीक है, नाउ फ्रीजिंग ऑफ वाटर, ये तो बहुत ही सिंपल है, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, ये तो अभी के अभी मैंने बताया था, फ्रीजिंग ऑफ वाटर क्या था, फिजिकल चेंज। बढ़िया। नाउ टर्निंग ब्राउन ऑफ अ फ्रेशली कट पेयर इन द एयर,
तो ये क्या था, अभी अभी मैंने पियर की जगह मैंने अभी अभी बोला था आपसे कि अगर मैं एक एप्पल को रख दूं 3-4 दिन वो सड़ जाए तो क्या होगा, उसमें कुछ चेंजेस आएगा ना, वो चेंजेस आएगा। अब ये सोचो जरा, वो क्या चेंज आएगा, सड़ जाएगा ना, यही चेंज आएगा ना, और तो कुछ नहीं आएगा। अब कुछ बोलेंगे कि भैया खा गए हम, ये चेंज आ गया, वो तो हमारे पेट में चला गया। हाँ भाई, वो भी हो सकता है। 3-4 दिन तक तो जो है, अगर वो नहीं सड़ा तो आप खा सकते हो, उससे पहले भी खा सकते हो ना। हाँ, तो वो भी हो सकता है, फिर वो पेट में चेंज होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन के हिसाब से चलो भाई, मजाक नहीं करते ज्यादा, क्वेश्चन के हिसाब से चलो, क्वेश्चन में कह रहा है कि तीन टर्निंग ब्राउन ऑफ अ फ्रेशली कट पियर इन द एयर, मतलब कि हमको उसको खाना नहीं है, हमको उसको एयर में ही रखना है, और उसको तब तक रखना है एयर में कि जब तक वो टर्निंग ब्राउन ना हो जाए। तो क्या होगा, वो टर्निंग ब्राउन हो गया, फ्रेशली कट पियर, फ्रेशली पियर है, ओके, उसको हमने काटा, काट के हमने एयर में रख दिया। क्या होगा, कुछ टाइम बाद, 1 दिन बाद, 1.5 दिन बाद, वो उसमें क्या होगा, ब्राउन कलर में हो जाएगा, बल्कि 1 दिन में ही हो जाएगा ब्राउन कलर में। तो क्या होगा, कहने का मतलब वो सड़ जाएगा, सड़ेगा ना, तो सड़ रहा है तो क्या होगा, ये हमारा केमिकल चेंज होगा, केमिकल चेंज, ओके, ये हमारा केमिकल चेंज होगा। बढ़िया, अब तो मैंने इतने अच्छे से समझा दिया। पियर की जगह यहाँ और भी चीजें आ सकती हैं, कोई भी चीजें कुछ भी लिख के दे सकते हैं एग्जाम में। चलिए अब नेक्स्ट आता है ग्रोथ ऑफ प्लांट। ग्रोथ ऑफ प्लांट क्या है, पहले प्लांट छोटा सा था, एक बीज है, बीज से छोटा सा प्लांट निकला, उससे फिर बहुत बड़ा हो गया, तो क्या हो गया भाई, बड़े से वापस छोटा नहीं आ सकता ना, नहीं आ सकता ना, तो क्या हो गया, बढ़िया। अरे आप तो बहुत समझदार हो गए हो, कितना जल्दी समझ रहे हो। देखो कैसे कह रहे थे कि आपके टफ है ये केमिस्ट्री चैप्टर, आसान है ना, ऐसे ही आसान तरीके से बताऊंगी मैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल है डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन द वाटर। डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन द वाटर, तो ये क्या होगा, हमारा होगा फिजिकल चेंज, ठीक है। नेक्स्ट है टीयरिंग ऑफ पेपर। टीयरिंग ऑफ पेपर, पेपर लिया, ये क्या करा, फाड़ दिया, 2 पेज। अब इस पेपर को मैं क्या करूं, मैं इसे बोलूं कि ये वापस से हो जाए, हाँ, हो जाएगा। अब कहोगे बहुत से बच्चे हो तो जाएगा टेप लगा के, हाँ टेप लगा के तो हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल कंडीशन में होगा, नहीं होगा। तो क्या होगा, जो है हमारा इसका प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुआ है, तो ये टेप लगा के हम जोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं ना। तो ये क्या होगा, हमारा एक्चुअल जो इसकी प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं हुई है। ये पेपर को अगर मैं जलाऊंगी तो इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, ये ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन अभी मैंने इसे फाड़ा तो क्या हुआ, फाड़ के ये पेपर ही है ना, इसके 2 ही पीस हुए हैं, उसके अब मैंने और कर दिया तो अब क्या हो गया, 4 पीस हो गए, अभी भी ये पेपर ही है ना, ठीक है। तो सम टाइम क्या होता है, टीचर कंफ्यूज भी करती है, ओके। तो ये क्या होगा, हमारा फिजिकल चेंज होगा, ठीक है, फिजिकल चेंज। अभी आ गया समझ में आपको, क्लियर अच्छे से। अगर यहाँ पे टीयरिंग ऑफ पेपर की जगह बर्निंग ऑफ पेपर लिख देते तो यही चीज चेंज हो जाती है, केमिकल चेंज में। समझ में आ गया ना, बढ़िया। चलो नेक्स्ट उस पे चलते हैं। तो अभी क्या है, नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन, ये इस मेन हीरो है इस चैप्टर का, केमिकल रिएक्शन, ओके। इसमें इसका डेफिनेशन जानना बहुत जरूरी है आपको। डेफिनेशन क्या है, अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच सब्सटेंस अंडरगो a transformation resulting in the formation of new substance with different chemical properties। मतलब वही है कि भैया दूध से हमने दही बना दिया, भैया दूध से दही बनाया, शक्ल चेंज हो गई, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई, बट वो वापस दही दूध में नहीं कन्वर्ट हो सकता। सिंपल भाषा में, आपकी भाषा में समझा रही हूं, जिससे कभी भी आपके दिमाग से ना निकले और आप हमेशा से याद करके रखो उसे, ठीक है। तो वही है, ये केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई एक सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस जो जाता है ट्रांसफॉर्मेशन में, अंडरगो अ ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो उसके बाद नया सब्सटेंस बनता है, और कैसा बनता है, विद डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज।
ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम केमिकल रिएक्शन। ओके, इसको हम केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। अब इसमें इस केमिकल रिएक्शन का देखो क्या होता है, कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं। तो क्या होता है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं केमिकल रिएक्शन की। तो एक तो होती है सबसे पहले इसमें क्या होता है, जब कोई भी एक सब्सटेंस हमारे दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो क्या होगा, उसमें कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज क्या होती है, चेंज इन कलर। ओके, तो क्या होता है, हमारा कलर के चेंज, जो कलर होता है उसमें चेंज आता है। ठीक है भाई, कभी किसी चीज का सोचो, अगर किसी का व्हाइट कलर है तो किसी का ब्राउन हो गया, इस तरीके से कलर में चेंज आता है। हाँ, फिर दूसरा है चेंज इन टेम्परेचर। क्या होता है, टेम्परेचर में भी चेंज आता है, चेंज टेम्परेचर में आता है। अब इस टेम्परेचर के बेस पे हमारा क्या होता है, दो तरह के प्रोसेस होते हैं। एक तो होता है एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक, दूसरा होता है एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ये डिटेल में आगे अब मैं आपको आगे की क्लास में बताऊंगी, बट फिलहाल यहाँ पे एक छोटा सा समझ लीजिए, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है, इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखना। एंडो मतलब क्या होता है, एंडो मतलब एनर्जी आ रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब, और एंडो मतलब एनर्जी रिलीज्ड। ठीक है, यहां से यहां से यहां से निकल गई और ये आ रही है। ठीक है, समझ में आ गया। एंडोथर्मिक मतलब एनर्जी अंदर आ रही है, और एक्सो मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, एक्सो मतलब निकल रही है बाहर। बस इतना आप याद रखना। ठीक है, ये इसके लिए अब बाद में पूछा जाता है कि एंडोथर्मिक क्या है, एक्सोथर्मिक क्या है, तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि एंडोथर्मिक में एनर्जी हमारी एब्जॉर्ब होती है और एक्सो में एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा चेंज इन कलर हो गया, टेम्परेचर हो गया, अब क्या हो गया, चेंज इन स्टेट। भाई स्टेट में भी तो चेंज होगा, भाई कलर में चेंज होगा। चेंज किस किस चीजों में हो सकता है, कलर में हो गया, टेम्परेचर में हो गया, स्टेट में हो गया। फिर उसके बाद हो गया एक और पॉइंट, इवोल्यूशन ऑफ गैस। भाई गैस भी तो निकलती है, ठीक है, कई उसमें इस रिएक्शन में गैस भी निकलती है। फिर क्या होगा, एक और पॉइंट है, यहां लिख लेती हूँ, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन। तो इसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, पीपीटी। पीपीटी मतलब ये नहीं होता है आपका स्लाइड बनाना, नहीं, पीपीटी इसको हम केमिकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि जो प्रेसिपिटेशन होता है उसको पीपीटी बोलते हैं। वो क्या होता है प्रेसिपिटेशन, समझो ये क्या होता है, ये होता है हमारा, अरे ये फिर येलो आ गया, ये होता है हमारा इनसॉल्युबल सब्सटेंस। प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है। जब देखो, जब हम दो एक्वस सॉल्यूशन को मिलाते हैं, दो एक्वस सॉल्यूशन मिलाते हैं, तो हमारा क्या होता है, समटाइम क्या होता है, उसमें एक चीज ऐसी होती है जो नीचे बैठ जाती है। ठीक है, वो कभी डिसॉल्व नहीं होगी, वो आपको प्रेसिपिटेट के रूप में मिलेगी। अभी आप जब जैसे जैसे ये केमिस्ट्री के चैप्टर आगे पढ़ोगे, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे, हाँ एक और चीज मैंने नहीं बताई, चेंज इन स्टेट। स्टेट चेंज जैसे क्या है, देखो चेंज इन स्टेट क्या होता है, एक तो सॉलिड होती है, एक लिक्विड होती है, एक गैस होती है, ये तो आपको सबको पता है। ठीक है, और एक स्टेट और बढ़ गई, क्योंकि यहाँ पे अभी मैंने एक्वस ऐड किया ना,
एक्वस बोला इसलिए मुझे याद आया कि शायद मैंने यहाँ नहीं बताया। तो एक्वस और होता है एक स्टेट। तो एक्वस क्या होता है? एक्वस जब किसी भी सब्सटेंस को हम पानी में डिसॉल्व करते हैं, ठीक, तो वो एक्वस सॉल्यूशन बना देता है। समझ में आया? तो उसको हम एक्वस बोलेंगे। एक्वस मतलब उसमें पानी जरूर होगा। ओके। और प्रेसिपिटेट क्या होगा? जब दो एक्वस सॉल्यूशन आपके मिक्स करेंगे तो कोई जो उसके बाद जब रिएक्शन होती है तो क्या होता है, एक जो हमारा नया सब्सटेंस बनेगा वो हमारा क्या होगा, एक उसमें प्रेसिपिटेट आएगा। तो प्रेसिपिटेट जो आएगा वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होगा। क्लियर? समझ में आ गया? सिंपल भाषा में बताया मैंने आपको। तो इसका मैं जैसे एग्जाम्पल लेती हूँ। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा, हम लेते हैं एजी। एजी मतलब वो एजी नहीं, एजी NO3 को ले लिया, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट को जब हमने करा NaCl से रिएक्ट, ठीक है, ये दोनों हमारे क्या हैं? ये दोनों हमारे एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन है। देखिए भाई, यहाँ पर केमिस्ट्री के चैप्टर में जब भी आपको रिएक्शन लिखेंगे तो ये अभी आगे पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी भी मैं बता रही हूँ इन सब रिएक्शन में अब आपको क्या करना होगा, सब लिखना पड़ेगा कि ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, एक्वस है, ये पीपीटी है। ठीक है, वो सब मेंशन करना पड़ेगा। अच्छा लगेगा, मार्क्स अच्छे से मिलेंगे, टीचर को लगेगा आपको सब आता है। और फिर क्या होता है कि छोटी सी गलती भी हो जाएगी ना, टीचर्स की नजरों से इग्नोर हो जाती है। तो ये सब लिखना जरूरी है। ओके। फिर क्या होगा, जब हमने इसका रिएक्शन कराया तो क्या बनेगा भाई, यहाँ तो जगह ही नहीं बची है। तो क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा NaNO3, NaNO3 प्लस और क्या बनेगा, AgCl। AgCl, तो यही जो AgCl होगा वो होगा हमारा सॉलिड फॉर्म में। सॉलिड है वो पीपीटी फॉर्म में होगा। ठीक है, क्योंकि ये डिसॉल्व नहीं होगा, और ये होगा हमारा एक्वस। ठीक है, क्लियर? एक और एग्जांपल बता दूं। ये तो एक हो गया ये वाला एग्जांपल, सिल्वर नाइट्रेट। AgNO3 को जब हम NaCl से रिएक्ट कराते हैं तो हमारा बनेगा NaNO3 देन AgCl। ठीक है, चलो बढ़िया। अभी आगे ये सारी रिएक्शन ना आगे मैं बताऊंगी, तो आगे अपने आप आते जाएंगे। नेक्स्ट चल करते हैं। अच्छा, कैन, ये क्वेश्चन है, कैन अ केमिकल चेंज बी रिवर्सिबल? इफ यस जस्टिफाई विद एन एग्जांपल। अभी जब हमने देखो ये सारी चीजें जब पढ़ी, हमने फिजिकल चेंज पढ़ लिया, फिजिकल चेंज पढ़ लिया, केमिकल चेंज पढ़ लिया। अब उसके बाद, और ये हमने एग्जाम्पल भी करे, उसके बाद अब ना एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में करते हैं, देखिए कैन, क्वेश्चन में पूछा गया है कैन अ केमिकल चेंज बी रिवर्सिबल? इफ यस जस्टिफाई विद एन एग्जाम्पल। अभी आप बोलेंगे मैम, अभी तो आपने बताया था केमिकल चेंज, यानी केमिकल चेंज जो है ना वो रिएक्शन के अंदर जो है वो हमारा इरिवर्सिबल होता है। बोलेंगे अभी आपने ये बताया था, हाँ होता है। जनरली केमिकल चेंज जो होता है ना, व्हाइट कलर ले लूंगा, जनरली क्या होता है, ये होता है हमारा इरिवर्सिबल। ठीक है, जनरली ये होता है हमारा इरिवर्सिबल, लेकिन इन सम केस इट इज रिवर्सिबल। इन सम केस, एक आध दो केस ऐसे हैं जिनमें ये रिवर्सिबल होता है, लेकिन बुक में आपको ये हमेशा यही मिलेगा कि ये इरिवर्सिबल होता है। होता है, लेकिन उसमें देखो क्वेश्चन लैंग्वेज समझो, उसमें लिखा होगा जनरली। जनरली यानी मोस्ट ऑफ द केसेस में ये इरिवर्सिबल होता है। मतलब एक प्रोडक्ट से जो दूसरा प्रोडक्ट बन गया वो चेंज नहीं हो सकता, आप उसको नहीं कर सकते चेंज। लेकिन एक दो केस ऐसे हैं जिनमें आप ये चेंज कर सकते हैं, वो रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल मतलब ये प्रोडक्ट जो पहले का है उससे जो दूसरा प्रोडक्ट बना, वापस दूसरे प्रोडक्ट से हम पहला प्रोडक्ट सेम वही बना सकते हैं, सेम वही प्रॉपर्टी का, वही स्टेट का, वही प्रॉपर्टी का। कैसे? अब वो कहेंगे कौन सा एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है देखो,
ये एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ये एग्जाम्पल है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम जो है लाइम वाटर, जब इसको जो है हम किसी बीकर में डालते हैं, बीकर या किसी भी बर्तन में डालेंगे, तो क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, CaO एंड प्लस CO2 में चेंज होगा, ठीक है। इसमें से क्या निकलेगा, CaO और CO2। CO2 क्या है, ये हमारा गैस है, ये गैस है, यहां से हमारा देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा, ये सब PATM आ रहा है, ठीक है, ये सब यहां से आ रहा है, ये हमारा क्या है, ये CaO बनेगा और CO2 में CaO और CO2 में टूट जाएगा CaCO3, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये तो हमारा CO2 बाहर निकल जाएगा, ये ओपन बीकर है, ओपन बीकर, ओपन, यहां से CO2 निकल जाएगा, ठीक है, ये निकल जाएगा CO2, तो क्या हो जाएगा, फिर तो हमारा खाली CaO ही बचेगा ना, ये सॉलिड फॉर्म है, ये CaO ही बचेगा, फिर इसमें तो हम नहीं चेंज करा सकते। लेकिन इन सब हाउ केस अगर ये हमारा क्लोज्ड है, क्लोज्ड है, क्लोज्ड बीकर है, तो इसमें क्या होगा, यहां से ये क्लोज्ड है, तो हमारा क्या होगा, ये CaO प्लस CO2। अब ये जब क्लोज्ड है तो भाई ये कहां जाएगा निकल के, यहां से ये तो निकल के जा रहा है ना, ये निकल के जा रहा है, बट ये कहां जाएगा, ये तो ऐसे ही घूमता रहेगा, सारे में घूमता रहेगा ना, मैं गैस अंदर कहां बाहर कहां निकलेगी, यहां से ये बंद है, पूरा पूरा बंद है, तो ये CO2 बाहर नहीं निकल रही, बाहर नहीं निकले, अंदर ही रहेगी, तो जब अंदर रहेगी तो ये दोनों वापस रिएक्ट करके CaCO3 बना लेंगे, ठीक है, तो वापस ये दोनों वही बना लेंगे। भाई ये खुला हुआ है, खुले हुए में तो गैस CO2 बाहर निकल गई, निकल गई, तो हमारा क्या बचा, CO ही बचा ओनली। लेकिन जब हमने क्लोज कंटेनर लिया तो उसमें क्या आ रहा है, बाहर निकलने का उसे मौका नहीं मिला, वो अंदर ही अंदर रही, अंदर रही, तो जो सॉलिड था, CO था, उसने वापस CO2 से वापस रिएक्ट करके CaCO3 बना लिया, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है ना हमारा इरिवर्सिबल है, मतलब इससे टूटा ये और इससे ये दोनों मिलके वापस हमारा ये बन गया। तो ये आप एग्जाम्पल याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आता है क्वेश्चन में जरूर जरूर जरूर, ठीक है। चलिए अब देखो भाई, आगे बढ़ने से पहले मैं क्या करती हूँ, अब आप ये सब तो आपने पढ़ लिया, अब आप पढ़ने के बाद क्या है, कुछ तो दिमाग में आ रहा होगा कि ये सब जो चेंजेस होते हैं, सो हाउ डू वी कम टू नो अबाउट द चेंजेस, कि चेंजेस हैज बीन टेकन प्लेस, कैसे पता चलेगा कि चेंज हुआ है किसी रिएक्शन में कि केस में, कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए हम क्या करते हैं, ACP प्रद्युमन जी को बुलाते हैं, ACP प्रद्युमन जी को बुलाया तो वो अपनी टीम के साथ आए, दया, अभिजीत और डॉक्टर सालुंकी। अब वो जो है, अब वो करेंगे इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट करेंगे, भाई उनका काम है इसी पर प्रद्युमन जी का इन्वेस्टिगेट करना, वो इन्वेस्टिगेट करेंगे। उनका इन्वेस्टिगेशन होगा 3 एक्टिविटी से, 3 एक्टिविटी हम यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करेंगे, उससे पता चलेगा कि हमारा ये इसमें क्या केमिकल जो है ना रिएक्शन में हमारे चेंजेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ठीक है। तो ये हम ACP प्रद्युमन जी और डॉक्टर सालुंकी और उनकी टीम जो है वो यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देती है। तो पहला जो है हम क्या लेते हैं, पहली हम एक्टिविटी लेते हैं, पहली एक्टिविटी है हमारी, देखो पहली एक्टिविटी में हमने क्या करा, हमने लिया एक मैग्नीशियम का रिबन, मैग्नीशियम का रिबन 3 to 4 सेंटीमीटर, छोटा सा मैग्नीशियम का रिबन लिया हमने। बट इसको करने से पहले, सबसे पहले जब भी ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, भाई ये एक्सपेरिमेंट मैं यहाँ नहीं करवा सकती, ये सब लैब के एक्सपेरिमेंट हैं, ठीक है, ये मेरा क्लासरूम है, लैब रूम नहीं है, तो ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ जितना मुझसे हो सकता है। मैंने आपको यहाँ पर डायग्राम लगा दिया है जिससे आपको समझ में आ जाए इजीली, बट वो आप सोचें कि मैं बिल्कुल लाइव करके दिखाऊं, वो नहीं कर सकती क्योंकि ये क्लासरूम है, ओके, लैब नहीं है। तो ये आपको मैं समझा देती हूँ, स्कूल में जब आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसमें प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। एक तो टीचर के, किसी बड़े के या टीचर के अंडर में ही गाइडेंस में करने का है, और दूसरी बात, करने से पहले इसको आपको क्या है, आपको ग्लासेस जो है पहनने
आई बहुत ही ज्यादा जरूरी है आई ग्लास पहनना। ओके, अदरवाइज आंखें जो है ना आपकी खराब हो सकती हैं, जल जाएंगी। ओके, तो फिर इसमें क्या है, चलिए अब हम क्या लेते हैं, इसमें मैग्नीशियम रिबन लिया हमने 3 to 4 सेंटीमीटर का मैग्नीशियम रिबन। उसके बाद क्या है, क्या कह रहे हैं, हमने किया उसको रबिंग इट विथ सैंड पेपर। सैंड पेपर क्या होता है, जो आपने देखा है घर में जब पुताई होता है, व्हाइट वॉश होता है, तो सबके घरों में होता है वो। तो उसमें क्या होता है, पेंट करने से पहले पहले वॉल को ना एक मोटा दरदरा सा पेपर होता है ना, उससे वॉल को साफ किया जाता है ना, तो उसी को हम सैंड पेपर कहते हैं। तो वो उसी से सैंड पेपर से हम उस मैग्नीशियम रिबन को साफ करना है। ठीक है। अच्छा, किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि साफ क्यों करते हैं, क्यों करना है हमें? आया है तो बहुत सही आया है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आता भी है। मैं बताऊंगी अभी ये कि क्यों साफ करते हैं इसको, मैग्नीशियम पेपर को करना जरूरी है, क्यों साफ करना। देखो, बाद में अभी बताऊंगी इसे मैं। हमने इसको साफ कर लिया, साफ करने के बाद अब क्या करा, अब इसको ना हमने इसको टोंग से पकड़ लिया। टोंग से मतलब मुंह से, टोंग से? अरे नहीं नहीं भाई, ये वाली टोंग, चिमटा वाली टोंग से। ठीक है, चिमटा वाली टोंग से पकड़ा। ये एक मैग्नीशियम का पेपर लिया, मैग्नीशियम रिबन लिया, पेपर नहीं मैग्नीशियम रिबन लिया, उसको हमने टोंग से पकड़ा और उसको हमने क्या करा, एक स्प्रिट लैंप होती है भाई, केमिस्ट्री लैब में तो स्प्रिट लैंप होगी, आपको वो गैस या वो नहीं मिलेगा, कैंडल वेंडल, स्प्रिट लैंप होती है। तो वहां उस पर हमने उसको जलाया। जब हमने उसको जलाया और जलाने के बाद उसके नीचे हमको एक कटोरा रखना है। कटोरा, भीख मांगने का कटोरा नहीं, एक बोल, उसको बोलते हैं हम वॉच ग्लास। ठीक है, वॉच ग्लास बोलते हैं भाई, थोड़ी मजाक के लैंग्वेज में बोल दी मैंने, कटोरा। तो वॉच ग्लास नीचे रखना होता है। ये सब केमिस्ट्री लैंग्वेज उसमें लैब में मिलते हैं। ये ट्रांसपेरेंट कलर का होता है, इससे अगर कुछ भी प्रोडक्ट हो जो भी आए वो इजीली आप देख सकें। तो ये ट्रांसपेरेंट कलर का होता है। वहां हमने उसको जो है, इसको जलाया हमने स्प्रिट लैम्प से। फिर उसके बाद जब हमने जलाया तो क्या देखते हैं, क्या देखते हैं, देखो बच्चों, क्या देखते हैं, जलाया तो हम देखते हैं वाइट वाइट डेजलिंग फायर जो है ना, वो आती है। ठीक है, और आप इसको कह सकते हैं फ्लेम, वाइट डेजलिंग फ्लेम। ये हमारी आती है, इस तरीके की वाइट डेजलिंग फ्लेम आती है। ये बहुत तेज होती है, आंखों में आंखें खराब कर सकते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि आंखों, इसको एक्सपेरिमेंट करने से पहले आंखों को प्रोटेक्ट कर लीजिए अपने आई ग्लास पहनकर। तो ये व्हाइट कलर की जो है डेजलिंग फ्लेम आएगी। उसके बाद क्या है, जब यहाँ से फ्लेम निकलेगी तो ये जो रिबन है ना, ये क्या होगा, ये हमारा जो है, यहाँ देखो कुछ आपको जला हुआ सा प्रोडक्ट मिलेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे उसको, ये यहाँ पर इसको ऐश बोलेंगे। ये है हमारा ऐश, ऐश। तो ये क्या होगा, ये भी हमारा व्हाइट कलर का पाउडर होगा, ऐश व्हाइट, व्हाइट कलर। ठीक है, ऐश आएगा ये, और ये भी व्हाइट कलर की होगी। तो प्रोडक्ट क्या हुआ, जब हमने इसे जलाया, व्हाइट कलर, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम आई। ठीक है, हमको दिखा। उसके बाद जो ये प्रोडक्ट मिला वो ऐश व्हाइट कलर का आया। ओके, इसको, ये भाई कलर दूसरा ले लूं, ये दिखेगा नहीं। हाँ, मैग्नीशियम रिबन को हमने जलाया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या हो गया, ये हो गया हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि हमारा ऐश में आता है, ऐश व्हाइट कलर। ओके, यहां हम लिख देंगे। अब ये टू कहां से आया वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये सब इक्वेशन बैलेंस करना, ये अभी इस चैप्टर के अंदर आएगा कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। बैलेंसिंग बहुत जरूरी है, होती है इक्वेशन में। ओके, तो ये जनरल जो है हमारा, मैग्नीशियम रिबन लिया, उसको जलाया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो जो वो ऑक्सीजन से ही रिएक्ट करेगा, तो बनेगा हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये हमारा ऐश आ जाएगा, व्हाइट कलर का आता है। ओके, चलो। अच्छा, इसमें देखो एक क्वेश्चन जो मैं अभी बता रही थी आपको कि why do we clean a magnesium ribbon with sandpaper before burning? बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो,
ये मैग्नीशियम रिबन है। इस पर क्या होता है, इस पर कुछ हमारे जो है ना भाई ब्राउन कलर का जो है ना, मैं ब्राउन कलर से ही बनाती हूँ। मैग्नीशियम रिबन जो है ना, ये जब मैग्नीशियम रिबन है, ये अगर सैंड पेपर से क्लीन करने से पहले क्या होता है, ऑक्सीजन से ये एनवायरनमेंट से के कांटेक्ट में आके ना, इसमें ऑलरेडी क्या होता है, ये सब जो होता है ना, ये ब्राउन कलर के स्पॉट होते हैं इसमें, ये क्या होता है, ये एमजीओ होता है। ठीक है, Mg+O2, ये जो होता है ये एमजीओ ऑलरेडी रिएक्ट करके इसमें बना लेता है एमजीओ। अब इस एमजीओ को जब हम अगर बिना क्लीन, विदाउट क्लीन, विदाउट क्लीन, विदाउट क्लीन अगर हम इसको जो है हम जलाएंगे तो क्या होगा, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, वो हमारा एमजीयू नहीं बनेगा। आई बात समझ में? इसलिए हमारा सैंड पेपर से ये क्लीन करना बहुत जरूरी होता है, जो भी इस पे एमजीओ की जो लेयर है वो निकल जाए। जब वो निकल जाएगी तो फिर हमारा क्या होगा, फिर वो इजीली हमारा एमजीओ प्रोडक्ट आ जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बता दिया मैंने। चलिए जी, बढ़िया। अब आते हैं दूसरे एक्टिविटी पर। दूसरा एक्टिविटी है हमारा, दूसरी एक्टिविटी है कि टेक लेड नाइट्रेट। टेक लेड नाइट्रेट, हमको लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लेना है इन अ टेस्ट ट्यूब। हमको लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लेना है। लेड नाइट्रेट ये हो गया, ये हो गया लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट ये हो गया PbNO3 का होल ट्वाइस। लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लेना है हमें एक टेस्ट ट्यूब में। उसमें क्या करना है, ऐड करना है हमें पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन कहाँ है, ये गया, ये गया हमारा पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। इसमें हमने ऐड कर लिया KI। ठीक है, ये हमने ऐड कर लिया तो क्या होगा, ये हमारा क्या है, ये भी हमारा एक्वस सॉल्यूशन है और ये भी हमारा एक्वस है। अब ये क्या होगा, ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा, हमारा बनाएगा लेड आयोडाइड। पीबी, यहाँ जगह नहीं है, लेड हमारा बनाएगा आयोडाइड प्लस, लेड आयोडाइड बना देगा PbI2, और फिर उसके बाद बनाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। अब इसको फॉर्मूले में लिख देती हूँ, PbI2 प्लस KNO3, यहां से बैलेंस करके 2KNO3। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा लेड नाइट्रेट। और जब हमारा पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करेगा तो ये बनेगा पोटेशियम आयोडाइड एंड देन पोटेशियम, सॉरी, लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये होगा हमारा एक्वस सॉल्यूशन और ये होगा हमारा PPT, येलो कलर का, ये है हमारा येलो कलर का होगा। येलो कलर का ये ही हमारा, इस पे लिखे देती हूं मैं, इससे दिख नहीं रहा ना, PbI2 लेड आयोडाइड। ये बनेगा। ठीक है, ये जो आपको तैरता हुआ नजर आ रहा है ना, तैरता हुआ ये जो सॉलिड मटेरियल, ये ही हमारा लेड आयोडाइड है और ये हमारा प्रेसिपिटेट फॉर्म में होता है। ठीक है, ये इंसॉल्युबल होता है। ओके, तो ये दूसरी एक्टिविटी हो गई।
तो यहाँ कुछ चेंज हुआ है ना, पहले दो एक्वस सॉल्यूशन लिए तो यहाँ पे चेंज हुआ। पहली वाली एक्टिविटी में देखा मैग्नीशियम रिबन लिया, ऑक्सीजन जलाया उसे तो वहां चेंज हो गया, ऐश में कन्वर्ट हो गया। अभी चलो तीसरी एक्टिविटी लेते हैं। तीसरी एक्टिविटी क्या है? तीसरी एक्टिविटी है हमारी, तीसरी एक्टिविटी में हमने लिया कुछ फ्यू ग्रेन्यूल्स और फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स लिए हमने, ठीक है। किसमें? एक कॉनिकल फ्लास्क में। ये कॉनिकल फ्लास्क है, इस तरीके के आपको लैब में मिलेंगे कॉनिकल फ्लास्क, ओके। तो उसमें हमने कुछ जिंक ग्रेन्यूल्स लिए। उसमें क्या करा हमने? एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसमें क्या करा हमने? सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? H2SO4 होता है, H2SO4, और हाइड्रोक्लोरिक होता है HCl। ये डाइल्यूट ऐड करना है, तो या तो ये ऐड करें या ये, कुछ भी कर लो, दोनों का रिजल्ट सेम ही आएगा। तो हमने क्या करा? जिंक को, जिंक में जिंक ग्रेन्यूल्स हैं, ठीक है, इसमें हमने H2SO4 हमने ऐड किया। जिंक ग्रेन्यूल्स में हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया, तो क्या बनेगा हमारा? हमारा बनेगा जिंक सल्फेट बन जाएगा, ZnSO4 प्लस क्या बचा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस हमारी रिलीज होगी, ये गैस होगा, ठीक है। ये होगा हमारा एक्वस सॉल्यूशन, और ये होगा, ये भी हमारा क्या होगा? ये है हमारा सॉलिड में, और ये तो हमारा क्या है? एक्वस सॉल्यूशन है ना। हाइड्रोज H2SO4 जो है हमारा यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो क्या होगा इसमें? क्वेश्चन क्या है? हैंडल दिस एसिड विथ केयर, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक एसिड होते हैं, तो इनको बहुत ही सावधानी से यूज करना चाहिए, ओके। तो यहाँ रिएक्शन से ही मैंने बता दिया, जब जिंक ग्रेन्यूल में हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और अगर मैं HCl भी ऐड करती हूँ तो जिंक क्लोराइड बन जाएगा, और वहां से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। सेम ही चीज होगी, सेम रिएक्शन होगा। तो यहाँ से यहाँ हमारा H2SO4 के साथ बनेगा जिंक सल्फेट एंड देन हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस क्या होगी? व्हाट डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक? तो आपको क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? ऑब्जर्व यही कर रहे हो कि आपकी ये जो है ना हाइड्रोजन गैस, देखो यहाँ पे ये जो उड़ती हुई गैस जो है ना आपको दिखेगी। तो ये जो गैस दिखेगी ना वो क्या होगी? जब आप ये गैस, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, तो इसको कैसे पता लगाएंगे कि ये गैस है, ये हाइड्रोजन गैस ही है? जब आप इसके पास एक लाइटेड कैंडल लाएंगे ना, तो ये बर्न विथ पॉपिंग साउंड से होती है, ठीक है। इसमें है नहीं, यहाँ पे जब आप लाइटेड कैंडल लाते हैं देन क्या कर होता है? ये क्या होता है? बर्न विथ पॉपिंग साउंड, साउंड। इसके पास जब हम लाइटेड कैंडल लाते हैं देन बर्न विथ पॉपिंग साउंड, मतलब बुझ जाती है कैंडल, ओके। समझ में आ गया? तो ये इसमें इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये तीन जो है एक्टिविटीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं बच्चों। इनका रिएक्शन भी आप याद करिएगा, वैसे याद करने का जरूरत नहीं है, आप तक याद हो गया होगा, आपको अच्छे से समझाया है मैंने। और जब एक दो बारी पढ़ोगे ना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, इतना टफ नहीं है, ठीक है। तो इन सब से क्या होता है, हमको पता चलता है कि इनमें कुछ ना कुछ तो चेंज हुए हैं, ठीक है। ये एक्टिविटी इसीलिए थी कि हमको पता चले कि ये चेंज हुए हैं, कैसे चेंज हुए। चलिए तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिप्रेजेंटिंग केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, अभी तक तो हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ा कि क्या होता है। अब भाई उस केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। भाई जैसे आप भी ना कोई चीज को जैसे रिप्रेजेंट करते हो किसी के सामने, तो एक तरीके से करते हो ना कि ऐसे ही चले गए। भाई कोई मेहमान आया घर में तो आप ऐसे ही चले जाते हो सोते उठ के? भाई अपने आप को अच्छे से वेल ड्रेस करके, अच्छे से क्रीम व्रीम मेकअप वेकअप करके, अच्छे कपड़े, नए नए कपड़े पहन के तभी जाते हो ना उनके सामने, अच्छे से नाइसली ड्रेसअप होके, या ऐसे ही चले जाते हो? तो यहाँ भी वो एक तरीका होता है ना जाने का, तो यहाँ भी एक तरीका है उसको रिप्रेजेंट करने का। तो तरीका क्या है? तीन तरीके हैं, एक तो वर्ड स्टेटमेंट फॉर्म, दूसरा है वर्ड इक्वेशन, तीसरा है प्रॉपर बैलेंस
केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो पहला जो है हमारा वर्ड स्टेटमेंट फॉर्म क्या है हमारा, वर्ड स्टेटमेंट फॉर्म। अब वर्ड स्टेटमेंट फॉर्म क्या है भाई, अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं, जो मैं इतनी देर से बातें कर रही हूं, वही चीज है वर्ड स्टेटमेंट फॉर्म। मतलब कि समझो, मैग्नीशियम वाले ही एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे व्हेन मैग्नीशियम ribbon is burnt in air, then we get, क्या मिलता है हमको, ये जलता है। एक चीज और लिखो इसमें, एक चीज और लिखो, when magnesium ribbon is burnt then it turns, क्या आता है, व्हाइट कलर का, we get white color ash powder। with white ओके, तो ये सब है, ये सब है। अब इतना सब कुछ लिखना क्या हुआ ना कि बहुत लंबा हो रहा है, तो ये जो है ये वाला वर्ड स्टेटमेंट फॉर्म जो है ना, ये फेल हो गया, क्योंकि इतना सारा लिखना है ना, बहुत लंबा होता है, लेंदी प्रोसेस होता है सर, लेंदी, लेंदी प्रोसेस होता है। ओके, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, इतना ज्यादा लिखना इट्स नॉट पॉसिबल। ये तो अभी छोटा सा है, 2 लाइन का है, तो हम 2 लाइन का लिख सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी रिएक्शन भी होते हैं, तो इतना सब कुछ इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट सच अ लेंदी सेंटेंस। तो ये है, इसीलिए ये हमारा फेल हो गया। अब दूसरा है हमारा वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन क्या है, उसी एग्जाम्पल से लेते हैं हम, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, जब हमने इसे जलाया मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को, तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये इस तरीके से लिखना जो है वो क्या होता है, वर्ड इक्वेशन फॉर्म में आता है। मतलब इक्वेशन बन रही है भाई, इक्वेशन जहां भी हमारा ये एरो का फॉर्म आएगा वो इक्वेशन बनेगा। तो इक्वेशन बन रही है, लेकिन हमने यहाँ पे वर्ड्स लिखे हैं, वर्ड्स लिखे हैं। तो ये भी ना कुछ थोड़ा सा लंबा ही लगा लोगों को, इसमें भी कुछ ज्यादा मजा नहीं आया, तो ये भी क्या है, फेल हो गया, ये भी फेल हो गया। ठीक है, जैसे पहला वाला हमारा फेल हो गया, ये भी हमारा फेल हो गया। ठीक है, फेट लिख दिया मैंने, फेल है। अभी तीसरा क्या है, तीसरा, और जो कि आप अभी जो तीसरा तीसरा है हमारा प्रॉपर बैलेंस एंड केमिकल इक्वेशन। यही अभी ट्रेंडिंग में है, ट्रेंडिंग मतलब यही यूज करते हैं सभी लोग। प्रॉपर बैलेंस केमिकल इक्वेशन मतलब कि, इसको भी उसी एग्जांपल से लिख के बताती हूँ, कि जब मैग्नीशियम को हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो है ना जलाया, तो क्या बना, MgO। अच्छा, अभी आपको इससे मैं बताती हूँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहां देखो, यहां क्या है, प्रॉपर बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये एक केमिकल इक्वेशन तो है, क्योंकि हमने इसमें सिंबल यूज करे हैं, प्रॉपर बैलेंस केमिकल इक्वेशन यूजिंग यूजिंग केमिकल सिंबल्स। ठीक है, यूजिंग केमिकल सिंबल्स, तो हमको यहाँ केमिकल सिंबल यूज करने हैं। केमिकल सिंबल क्या होते हैं वो आपने सबने पढ़े होंगे ना, ये है, हाँ,
जिस तरीके से ये देखो केमिकल सिंबल है ये सारे, सोडियम का Na+, पोटेशियम का K+, सिल्वर का Ag+, कॉपर का Cu+, मैग्नीशियम का Mg+2, कैल्शियम का Ca+2, ये मैंने यहाँ पर टेबल डाल दी है। ये वैसे आप लोग सब पढ़ चुके हो 9th क्लास में, आसान है, ठीक है, सबको आता होगा। जिनको नहीं आता मुझे बताना, मैं इसका बहुत ही आसान तरीका बता दूंगी याद करने का, तो याद हो जाएगी। सिर्फ उन्हीं जब तक आप मुझे नहीं बोलेंगे तब तक नहीं बताऊंगी, और अगर आप बोलेंगे तो मैं इजी तरीका बता दूंगी इनको याद करने का, ठीक है। तो ये जो हमारे सिंबल्स हैं, ये सारे जो सिंबल्स हैं, इन सिंबल्स को, इन सिंबल का यूज करके हमें एक इक्वेशन बनानी है, और उसके बाद जो इक्वेशन बनाने के बाद वो बैलेंस भी होनी चाहिए, बैलेंस, प्रॉपर बैलेंस, बैलेंस भी होनी चाहिए। अब देखो बैलेंस यहाँ नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन के दो वो हैं एटम्स, और यहाँ एक है, ओके। तो यहाँ हम क्या है, बैलेंस करने के लिए तरीके से करेंगे बैलेंस। अभी बैलेंस पे मत जाओ, क्योंकि टॉपिक आगे पढ़ाऊंगी बैलेंस का, तब आएगा समझ में। अभी इस बीच में मैं बैलेंस को समझाने लगूंगी तो आपको कुछ नहीं आएगा समझ में, ठीक है। तो अभी सिर्फ ऐसे ही पढ़ो, आप ऐसे ही समझो। अगले लेक्चर में, अगला लेक्चर जो होगा वो बैलेंसिंग वाला ही होगा, उसमें आपको डिटेल में आपको सब समझ में आ जाएगा कैसे बैलेंस करते हैं हम किसी केमिकल रिएक्शन को। बढ़िया, चलो ठीक है। तो यही हमारा जो है, इसको ही यूज करते हैं हम सब लोग, प्रॉपर बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यही मेथड। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा राइटिंग इक्वेशन इन केमिस्ट्री। राइटिंग इक्वेशन इन केमिस्ट्री, राइटिंग इक्वेशन इन केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री में इक्वेशन जैसे अभी हमने लिखी थी, यही इक्वेशन लिखना जो है केमिस्ट्री में, इसी तरीके से हम लिखते हैं इक्वेशन। लेकिन इस इक्वेशन को लिखने का कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स क्या होते हैं, रूल्स होते हैं हमारे, कुछ रूल्स होते हैं, मैं आपको रूल्स बताती हूँ। देखो सबसे पहले तो क्या होता है, रूल्स में हमारे क्या होते हैं, सिंबल्स, सिंबल्स और सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स क्या होता है, देखो यहां हमारा क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम क्या करते हैं, रिएक्ट, क्या हो रहा है ये, यही होता है ना, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है। अभी इस रिएक्टेंट में दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो जो सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ रिएक्टेंट्स, तो क्या होगा, ऑलवेज, ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज बी ऑन LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर, ऑफ एरो, ऑफ एरो विद प्लस साइन बिटवीन देम, ठीक है। मतलब कोई भी जो है, एक रिएक्टेंट, रिएक्टेंट वन ले लो, प्लस रिएक्टेंट टू ले लो, इसके बीच में प्लस साइन आ गया, हाँ, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे एरो के LHS साइड पे, LHS साइड पे, क्लियर। और दूसरा क्या है, इसका अपोजिट, सिंबल एंड फॉर्मूलाज ऑफ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट, अ प्रोडक्ट, वो हमेशा RHS पे होंगे, सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ प्रोडक्ट always be on RHS of arrow with plus sign, ठीक है। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट वन प्लस प्रोडक्ट टू, और ये हो गया RHS।
समझ में आ गया? प्रोडक्ट कोई भी हो सकता है, मैंने जनरली एक उसमें नाम दिया प्रोडक्ट और उधर दिया रिएक्टेंट, वो कुछ भी हो सकते हैं। दूसरा रूल क्या है, इंपॉर्टेंट रूल? दूसरा रूल, तीसरा सॉरी, ये दो तो हो गए, तीसरा है नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम ऑफ number of element should number of atoms of element should be equal on both side। ठीक है, मतलब यहां कहने का मतलब है रिएक्टेंट के जो है एलिमेंट्स और प्रोडक्ट के एलिमेंट्स, उनके जो है एटम्स हैं वो सब इक्वल होने चाहिए। जैसे कि मैं अभी इसमें बता रही थी ना आपको, 2mg प्लस O2 इज इक्वल टू 2mgO। यहाँ मैंने पहले दो नहीं लगाया था ना, तो वो नंबर ऑफ एटम इक्वल नहीं हो रहे थे, तो बाद में दो लगाया था तो फिर इक्वल हो गए ना। देखो भाई, यहाँ पे mg के दो हैं, यहाँ भी mg के दो हैं, और यहाँ O2 के दो हैं, और O के यहाँ दो हैं। भाई O के दो है ना यहाँ पे एटम, O के दो, और यहाँ भी ऑक्सीजन का दो है एटम। ठीक है, बाहर दो लगा हुआ है, इसका मतलब mg का दो और O का दो। क्लियर? तो यही बात हमसे कही जा रही है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट शुड बी इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, क्लियर? तो ये है। अभी क्या है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? इस मास के अकॉर्डिंग, इस लॉ के अकॉर्डिंग, सॉरी इस मास के नहीं, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ये आप पढ़ चुके होंगे पहले, बट जस्ट एक आपको मैं थोड़ा सा आपको फिर से याद करवा रही हूँ, क्योंकि चैप्टर की ये डिमांड है। बिना इसके ये चैप्टर आगे पूरा कंप्लीट नहीं होगा। छोटा सा है बस, और कुछ नहीं। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो हमारा ये ना रिएक्टेंट और इसका प्रोडक्ट का इक्वल रहता है। समझ में आ रहा है? इस डायग्राम से आप समझो दोनों इक्वल रहते हैं। रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट हो गया और ये हो गया प्रोडक्ट। ठीक है, कहने का मतलब है अगर हमारा जैसे एक mg, वही मैं आपको वही वाली क्या कहते हैं एग्जाम्पल लेती हूं। एग्जाम्पल mg प्लस O2 2mgO, यही लेती हूं मैं। ठीक है, कहने का मतलब है अगर मैं यहाँ पे 5 ग्राम ये लेती हूँ, ठीक है, और ये 10 लेती हूँ, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा 20 ग्राम आएगा। तो 20 ग्राम आएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हमारा 5 और 10 कितना है, 15। ये 15 आना चाहिए, तो ये कितना आना चाहिए, 15 ग्राम। मतलब जितना वेट हमारा इधर का है रिएक्टेंट का, उतना ही हमारा प्रोडक्ट का होना चाहिए। क्लियर? समझ में आ गया? ये नहीं है कि ज्यादा आ जाएगा या कम आ जाएगा। सो मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। बस यही है आपका आज के क्लास में। आज की क्लास के लिए इतना ही काफी। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा बैलेंसिंग वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको अच्छे से समझना। वही बेस है पूरी केमिस्ट्री का, वो आ गया तो आगे की केमिस्ट्री अपने आप आ जानी है। तो बैलेंस करना आ गया तो आराम से आ जाएगी, बहुत आसान है। केमिस्ट्री से बहुत बच्चे डरते हैं, बट हम डराएंगे नहीं, हम उसको आसान बना देंगे। ठीक है, बने रहना मेरी क्लास में, और अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, वो तो बनता है ना। तो कोई इतनी मेहनत कर रही हूं मैं आपके लिए, ये सब वीडियो बनाना आसान नहीं है भाई। अपना टाइम शेड्यूल में से सारी चीजें निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो प्लीज लाइक तो बनता है, कमेंट बनता है, शेयर भी बनता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। बाय बाय, जेन जी।